सालार साहब के हवाले से आए हैं? चौकीदार ने पूछा। नहीं, ड्राइवर ने बिला तवक्कुफ कहा। वैसे ही आए हैं। सिकंदर उस्मान ने पहली बार अपनी नजरें हटाकर ड्राइवर और फिर चौकीदार को देखा। मैं सालार सिकंदर का बाप हूं, सिकंदर उस्मान ने मुस्तहकम मगर भिर्राई हुई आवाज में कहा। ड्राइवर ने हैरानी से उनको देखा। चौकीदार एकदम बौखला गया। आप सिकंदर उस्मान साहब हैं? सिकंदर उस्मान कुछ कहे बगैर मैकेनिकी अंदाज में गेट की तरफ बढ़ गए। वो शाम को जॉगिंग ट्रैक पर था जब मोबाइल पर सिकंदर उस्मान की कॉल आई। अपनी बेतरतीब सांस पर काबू पाते हुए वो जॉगिंग करते करते रुक गया और ट्रैक के पास एक बेंच पर बैठ गया। हेलो पापा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ट्रैक पर हूं। उन्होंने उसके फूले हुए सांस से अंदाजा लगा लिया। जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं। मम्मी कैसी हैं? वो भी ठीक है। सालार उनकी तरफ से कुछ मजीद कहने या पूछने का इंतजार करता रहा। दूसरी तरफ अब खामोशी थी। फिर चंद लम्हों बाद वो बोले, मैं आज तुम्हारे स्कूल को देखकर आया हूं। रियली? सालार ने बेसाख्ता कहा। कैसा लगा आपको? तुमने ये सब कैसे किया सालार? क्या? वो सब कुछ जो वहां पर है? पता नहीं, बस होता गया। मुझे पता होता तो मैं आपको खुद साथ ले जाता। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? सालार को तशवीश हुई। वहां सालार सिकंदर के बाप को कोई प्रॉब्लम हो सकती है? उन्होंने जवाबन कहा। सालार जानता था वो सवाल नहीं था। तुम किस तरह के आदमी हो सालार? पता नहीं, आपको पता होना चाहिए। मैं आपका बेटा हूं। नहीं, मुझे तो कभी भी पता नहीं चल सका। सिकंदर का लहजा अजीब था। सालार ने एक गहरा सांस लिया। मुझे भी कभी पता नहीं चल सका। मैं तो अब भी अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा हूं। तुम सालार एक इंतहाई अहमक, कमीने और खबीस इंसान हो। सालार हंसा। आप ठीक कहते हैं, मैं वाकई ऐसा हूं। और कुछ? और यह कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं कि तुम मेरी औलाद हो। सिकंदर उस्मान की आवाज लरस रही थी। इस बार चुप होने की बारी सालार की थी। मुझे उस स्कूल के हर माह के अखराजात के बारे में बता देना। मेरी फर्म हर माह इस रकम का चेक तुम्हें भिजवा दिया करेगी। इससे पहले कि सालार कुछ कहता, फोन बंद हो चुका था। सालार ने पार्क में फैली तारीकी में हाथ में पकड़े मोबाइल की रोशन स्क्रीन को देखा। फिर जॉगिंग ट्रैक पर लगी रोशनियों में वहां दौड़ते लोगों को, कुछ दूर वो वहीं बैठा खाली उस जहनी के आलम में उन लोगों को देखता रहा। फिर उठकर लंबे लंबे डिग भरते हुए ट्रैक पर आ गया। रिमशा से सालार की पहली मुलाकात लाहौर आने के 1 साल बाद हुई थी। वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की ग्रेजुएट थी और सालार के बैंक में उसकी तैनाती हुई थी। उसके वालिद बहुत अरसे से उस बैंक के कस्टमर्स में से थे और सालार उन्हें जाती तौर पर जानता था। रिमशा बहुत खूबसूरत, ज़हीन और खुश मिजाज लड़की थी और उसने वहां आने के कुछ अरसे बाद ही हर एक से खासी बेतकल्लुफी पैदा कर ली थी। एक कुलीग के तौर पर सालार के साथ भी अच्छी दुआ सलाम थी और कुछ उसके वालिद के हवाले से भी वो उसकी खासी इज्जत करता था। बैंक में काम करने वाली चंद दूसरी लड़कियों की निस्बत रिमशा से उसकी कुछ ज्यादा बेतकल्लुफी थी। लेकिन सालार को कतई अंदाजा नहीं हुआ था कि किस वक्त रिमशा ने उसे कुछ ज्यादा संजीदगी से लेना शुरू कर दिया। वो सालार का जरूरत से ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। वो उसके ऑफिस में भी ज्यादा आने जाने लगी थी और ऑफिस के बाद भी अक्सर औकात उसे कॉल करती रहती। सालार को चंद बार उसका रवैया कुछ खिलाफे मामूल लगा, लेकिन उसने अपने जहन में उभरने वाले शुभात को झटक दिया। मगर उसका ये इत्मीनान पूरे 1 साल के बाद एक वाक़े के साथ रुखसत हो गया। सालार सुबह ऑफिस में दाखिल हुआ और दाखिल होते ही चौंक गया। उसकी टेबल पर एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बुके पड़ा हुआ था। अपना ब्रीफकेस टेबल पर रखते हुए उसने वो बुके उठाकर उस पर मौजूद कार्ड खोला। हैप्पी बर्थडे टू सालार सिकंदर, रिमशा हमदानी। सालार ने बेख्तियार एक गहरा सांस लिया। इसमें कोई शक नहीं था कि आज उसकी सालगिरह थी।
मगर रिमशा ये कैसे जानती थी? वो कुछ देर किसी सोच में गुम टेबल के पास खड़ा रहा। फिर उसने बुके टेबल पर एक तरफ रख दिया। अपना कोट उतार कर उसने रिवॉल्विंग चेयर की पुष्ट पर लटका दिया और चेयर पर बैठ गया। बुके के नीचे टेबल पर भी एक कार्ड पड़ा हुआ था। उसने बैठने के बाद उस कार्ड को खोला। चंद लम्हे तक वो उसमें लिखी हुई तहरीर पढ़ता रहा। फिर कार्ड बंद करके उसने अपनी दराज में रख दिया। वो नहीं जानता था कि इस कार्ड और बुके पर किस रद्द-ए-अमल का इजहार करे। चंद लम्हे वो कुछ सोचता रहा। फिर उसने कंधे झटक कर अपना ब्रीफ केस खोलना शुरू कर दिया। वो उसमें से अपना लैपटॉप निकालकर ब्रीफ केस को नीचे कारपेट पर अपने टेबल के साथ रख रहा था जब रिमशा अंदर दाखिल हुई। हैप्पी बर्थडे सालार, उसने अंदर दाखिल होते ही कहा। सालार मुस्कुराया। थैंक्स। रिमशा टेबल के सामने पड़ी कुर्सी खींचकर बैठ रही थी जबकि सालार लैपटॉप को खोलने में मसरूफ था। बुके और कार्ड के लिए भी शुक्रिया, यह खुशगवार सरप्राइज था। सालार ने बात जारी रखते हुए कहा। वह अब अपना फोन लैपटॉप के साथ अटैच करने में मसरूफ था। मगर तुम्हें मेरी बर्थडे के बारे में पता कैसे चला? वो पूछे बगैर नहीं रह सका। जनाब, ये तो मैं नहीं बताऊंगी, बस पता चलाना था, चला लिया। रिमशा ने शुगुफ्तगी से कहा। और वैसे भी दोस्त आपस में ये सवाल नहीं करते। अगर दोस्तों को ऐसी चीजों का भी पता नहीं होगा तो फिर वो दोस्त नहीं हुए। सालार लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें जमाए मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनता रहा। अब मैं सारे स्टाफ की तरफ से पार्टी की डिमांड लेकर आई हूं। आज का डिनर तुम्हें अरेंज करना चाहिए। सालार ने लैपटॉप से नजरें हटाकर उसकी तरफ देखा। रिमशा, मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। क्यों? वैसे ही। कोई तो वजह होगी। कोई खास वजह नहीं है, बस मैं वैसे ही सेलिब्रेट नहीं करता। पहले नहीं करते होगे, मगर इस बार तो करनी पड़ेगी। इस बार तो सारे स्टाफ की डिमांड है। रिमशा ने बेतकल्लुफी से कहा। मैं किसी भी दिन आप सब लोगों को खाना खिला सकता हूं, मेरे घर पर, होटल में, जहां आप चाहें, मगर मैं बर्थडे के सिलसिले में नहीं खिला सकता। सालार ने साफ गोई से कहा। यानी तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए पार्टी अरेंज कर दें? रिमशा ने कहा। मैंने ऐसा नहीं कहा। वो कुछ हैरान हुआ। अगर तुम पूरे स्टाफ को पार्टी नहीं दे सकते तो कम से कम मुझे डिनर पर तो ले जा सकते हो। रिमशा, मैं आज रात कुछ मसरूफ हूं अपने दोस्तों के साथ। सालार ने एक बार फिर माजरत की। कोई बात नहीं, मैं भी आ जाऊंगी। रिमशा ने कहा। नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा। क्यों? वो सब मर्द हैं और तुम उनसे वाकिफ भी नहीं हो। उसने बहाना बनाया। मैं समझती हूं, रिमशा ने कहा। फिर कल चलते हैं। कल नहीं, फिर कभी चलेंगे, मैं तुम्हें बता दूंगा। रिमशा कुछ मायूस हुई, मगर उसे अंदाजा हो गया कि वो फिलहाल बाहर कहीं ले जाने का इरादा नहीं रखता। ओके, वो खड़े होते हुए बोली। मुझे उम्मीद है तुमने माइंड नहीं किया होगा। सालार ने उसे उठते देखकर कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, इट्स ऑल राइट। वो मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई। सालार अपने काम में मसरूफ हो गया। उसका ख्याल था कि सालगिरह का वो मामला वहीं खत्म हो गया। ये उसकी गलत फहमी थी। लंच आवर के दौरान उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी तैयार थी। उसके बॉस मिस्टर पॉल मिलर ने बड़ी गर्मजोशी से सालगिरह पर मुबारकबाद दी थी। वो पार्टी रिमशा ने अरेंज की थी और केक और दूसरे लवाजमात को देखते हुए वो पहली बार सही मानों में तशवीश में मुब्तला हुआ था। अगर पहले रिमशा ढके छुपे अल्फाज में अपनी पसंदीदगी जाहिर कर रही थी तो उस दिन उसने बहुत वाज़ेह अंदाज में ये बात जाहिर कर दी थी। वो लंच आवर के बाद तकरीबन आधा घंटा अपने ऑफिस में बैठा पहली बार रिमशा के बारे में सोचता रहा। वो अंदाजा करने की कोशिश कर रहा था कि उससे कौन सी ऐसी गलती हुई थी जिससे रिमशा को उसमें दिलचस्पी पैदा हुई। इसमें कोई शक नहीं था कि वो बहुत खूबसूरत थी। पिछले कुछ अरसे में मिलने वाली अच्छी लड़कियों में से एक थी, मगर वो ये नहीं चाहता था कि वो उसमें इन्वॉल्व होने लगे। वो पिछले कुछ अरसे से रिमशा के अपने लिए खास रवैये को उसकी खुश अखलाकी समझकर टालता रहा था, मगर उस दिन ऑफिस से निकलते हुए उसकी तरफ से दिए जाने वाले चंद पैकेट्स को घर जाकर खोलने पर उसके 14 तबक रोशन हो गए थे। वो अभी उन तहाइफ को देखकर तशवीश में मुब्तला हो रहा था जब फुरकान आ गया। ड्राइंग रूम में पड़े वो पैकेट्स फौरन उसकी नजर में आ गए। वाओ, आज तो खास तहाइफ इकट्ठे हो रहे हैं, देख लूं? फुरकान ने सोफे पर बैठते हुए कहा। सालार ने सिर्फ सर हिलाया।
घड़ी, परफ्यूम्स, टाइयां, शर्ट्स, वो एक के बाद दीगरे उन चीजों को निकाल निकाल कर देखता रहा। ये तुम्हारी बरी का सामान इकट्ठा नहीं हो गया? फुरकान ने मुस्कुराते हुए तबसरा किया। खासा दिल खोलकर गिफ्ट्स दिए हैं तुम्हारे कुलीग्स ने। सिर्फ एक कुलीग ने, सालार ने मदाखलत की। ये सब कुछ एक ने दिया है? फुरकान कुछ हैरान हुआ। हां। किसने? रेमशा ने। फुरकान ने अपने होंठ सुखेड़े। तुम जानते हो ये सब गिफ्ट्स 1-1.5 लाख की रेंज में होंगे। वो अब दोबारा इन चीजों पर नजर डाल रहा था। सिर्फ एक घड़ी ही 50,000 की है। कोई सिर्फ कुलीग समझकर तो इतनी महंगी चीजें नहीं देगा। तुम लोगों के दरमियान कोई... फुरकान बात करते करते रुक गया। हम दोनों के दरमियान कुछ नहीं है, कम से कम मेरी तरफ से। मगर आज मैं पहली बार परेशान हो गया हूं। मुझे लगता है कि रिमशा मुझ में कुछ जरूरत से ज्यादा ही दिलचस्पी ले रही है। सालार ने उन चीजों पर नजर दौड़ाते हुए कहा। बहुत अच्छी बात है, चलो तुम में भी किसी लड़की ने दिलचस्पी ली। फुरकान ने उन पैकेट्स को वापस सेंटर टेबल पर रखते हुए कहा। वैसे भी तुम बहुत कमारे रह लिए, लगे हाथों इस साल ये काम कर लो। जब मुझे शादी ही नहीं करनी तो मैं इस सिलसिले को आगे क्यों बढ़ाऊं? सालार, दिन ब दिन तुम बहुत इम्प्रैक्टिकल क्यों होते जा रहे हो? तुम्हें अब सेटल होने के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। हर लड़की से कब तक इस तरह भागते फिरोगे? तुम्हें अपनी फैमिली शुरू कर लेनी चाहिए। रेमशा अच्छी लड़की है, मैं उसकी फैमिली को जानता हूं। कुछ मॉडर्न जरूर है मगर अच्छी लड़की है। और फिर अगर रेमशा नहीं तो फिर तुम किसी और के साथ शादी कर लो। मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हो, मगर अब तुम्हें इस मामले के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। तुम्हें इन तमाम बातों के बारे में गौर करना चाहिए और कम से कम दूसरे की बात पर कुछ कह जरूर देना चाहिए। फुरकान ने आखिरी जुमले पर जोर देते हुए कहा। उसका इशारा उसकी खामोशी की तरफ था। उससे दूसरे को यह तसल्ली हो जाती है कि किसी मजमे के सामने तकरीर नहीं कर रहा। फुरकान ने कहा, तुम कभी अपनी शादी के बारे में नहीं सोचते हो? कौन अपनी शादी के बारे में नहीं सोचता? सालार ने मध्यम आवाज में कहा। मैं भी सोचता हूं, मगर मैं इस तरह नहीं सोचता जिस तरह तुम सोचते हो। चाय पियोगे? आखिरी जुमले के बजाय तुम्हें यह कहना चाहिए था कि बकवास बंद करो। फुरकान ने नाराजगी से कहा। सालार ने मुस्कुराकर कंधे उचका दिए। अब वो चीजें समेट रहा था। रिमशा ने हैरानी से अपने सामने पड़े उन पैकेट्स को देखा। लेकिन सालार, ये सब चीजें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट हैं। सालार अगली सुबह एक टाई छोड़कर तमाम चीजें वापस उठा लाया था और अब वो रिमशा के ऑफिस में था। मैं किसी से इतना महंगा तोहफा नहीं लिया करता, एक टाई काफी है। सालार, मैं अपने फ्रेंड्स को इतने ही महंगे गिफ्ट्स देती हूं। रिमशा ने वजाहत की कोशिश की। यकीनन तुम देती होगी मगर मैं नहीं लेता। अगर तुमने ज्यादा इसरार किया तो मैं वो टाई लाकर भी तुम्हें वापस दे दूंगा, सालार ने कहा और उसके जवाब का इंतजार किए बगैर कमरे से निकल आया। रिमशा फीके चेहरे के साथ उसे कमरे से निकलता देखती रही। सालार हमेशा की तरह उस दिन डॉक्टर साहब के पास आया हुआ था। डॉक्टर साहब ने अभी अपना लेक्चर शुरू नहीं किया था जब उनके पास बैठे एक अधेड़ उम्र आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, आदमी को पीरे कामिल मिल जाए तो उसकी तकदीर बदल जाती है। सालार ने गर्दन मोड़कर उस शख्स को देखा। वो वहां पिछले चंद दिन से आ रहा था। उसकी नस्लें संवर जाती हैं। मैं जब से आपके पास आने लगा हूं मुझे लगता है कि मैं हिदायत पा गया हूं। मेरे उल्टे काम सीधे होने लगे हैं। मेरा दिल कहता है मुझे पीरे कामिल मिल गया है। मैं आपके हाथों पर बैत करना चाहता हूं। वो बड़ी अकीदतमंदी से डॉक्टर साहब का हाथ पकड़े हुए कहने लगा। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। डॉक्टर साहब ने नरमी से उस शख्स के हाथ पर थपकी देते हुए अपना हाथ छुड़ा लिया। तकी साहब, मैंने जिंदगी में आज तक किसी से बैत नहीं ली। आपके मुंह से पीरे कामिल का जिक्र सुना। पीरे कामिल कौन होता है? पीरे कामिल किसको कहते हैं? वो क्या करता है? उसकी जरूरत क्यों होती है? वो बड़ी संजीदगी से उस शख्स से पूछ रहे थे। आप पीरे कामिल हैं? उस शख्स ने कहा। नहीं, मैं पीरे कामिल नहीं हूं। डॉक्टर सिब्त अली ने कहा। आपसे मुझे हिदायत मिलती है। उस शख्स ने इसरार किया। हिदायत तो उस्ताद भी देता है, माँ बाप भी देते हैं, लीडर्स भी देते हैं, दोस्त अहबाब भी देते हैं। क्या वो पीरे कामिल हो जाते हैं? आप गुनाह नहीं करते। वो आदमी गड़बड़ा गया। हाँ, दानिस्ता तौर पर नहीं करता,
इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे गुनाह से खौफ आता है। यहां पर बैठे बहुत से लोग दानिस्ता तौर पर गुनाह नहीं करते होंगे, क्योंकि मेरी तरह उन्हें भी गुनाह से खौफ आता होगा, मगर नादानिस्तगी में मुझसे क्या सरजद हो जाता है उसे मैं नहीं जानता। हो सकता है नादानिस्तगी में मुझसे भी गुनाह सरजद हो जाते हों। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी दुआ कबूल हो जाती है। वो आदमी अपने मौक़िफ़ से हटने को तैयार नहीं था। दुआ तो माँ बाप की भी कबूल होती है, मजबूर और मजलूम की दुआ भी कबूल होती है, और भी बहुत से लोगों की कबूल होती है, लेकिन आपकी तो हर दुआ कबूल हो जाती है। उसने इसरार किया। डॉक्टर सिब्त अली साहब ने इनकार में सर हिलाया। नहीं, हर दुआ तो कबूल नहीं होती। मैं कई सालों से हर रोज मुसलमानों की निशात-उस-सानिया की दुआ करता हूं, अभी तक तो कबूल नहीं हुई। हर रोज मेरी की जाने वाली दुआएं कबूल नहीं होती, लेकिन आपके पास जो शख्स दुआ करवाने के लिए आता है उसके लिए आपकी दुआ जरूर कबूल हो जाती है। डॉक्टर साहब की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। आपके लिए की जाने वाली दुआ कबूल हो गई होगी। यहां बहुत से ऐसे हैं जिनके लिए मेरी दुआ कबूल नहीं होती या नहीं हुई। वो अब कुछ नहीं बोल सका। आप में से अगर कोई बता सके कि पीरे कामिल कौन होता है। वहां मौजूद लोग एक दूसरे को देखने लगे। पीरे कामिल नेक शख्स होता है, इबादत गुजार शख्स, पारसा आदमी। डॉक्टर सिब्त अली ने सर हिलाया। बहुत से लोग नेक होते हैं, इबादत गुजार होते हैं, पारसा होते हैं। आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो क्या वो सब पीरे कामिल होते हैं? नहीं, पीरे कामिल वो आदमी होता है जो दिखावे के लिए इबादत नहीं करता, दिल से इबादत करता है, सिर्फ अल्लाह के लिए। उसकी नेकी और पारसाई ढोंग नहीं होती। एक और शख्स ने अपनी राय दी। अपने हल्का अहबाब में आप में से हर एक किसी न किसी ऐसे शख्स को जरूर जानता होगा जिसकी इबादत के बारे में उसे यह शुबा नहीं होता कि वो ढोंग है, जिसकी नेकी और पारसाई का भी आपको यकीन होता है। तो क्या वो शख्स पीरे कामिल है? कुछ देर खामोशी, फिर एक और शख्स ने कहा, पीरे कामिल ऐसा शख्स होता है जिसके अल्फाज में तासीर होती है कि वो इंसान का दिल बदल देते हैं। तासीर भी बहुत से लोगों के अल्फाज में होती है, कुछ के मुंह से निकलने वाले अल्फाज में, कुछ के कलम से निकलने वाले अल्फाज में। तासीर तो स्टेज पर खड़े एक कॉम्पेयर और अखबार का कॉलम लिखने वाले एक जर्नलिस्ट के अल्फाज में भी होती है। तो क्या वो पीरे कामिल होते हैं? एक और शख्स बोला, पीरे कामिल वो होता है जिसे इल्हाम और विजदान हो, जो मुस्तकबिल को बूझ सके। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ख्वाब देखते हैं जिनमें मुस्तकबिल में दरपेश आने वाले हालात से हमें आगाही हो जाती है। कुछ लोग इस्तिखारा भी करते हैं और चीज़ों के बारे में किसी हद तक जान जाते हैं। कुछ लोगों की छठी हिस्स बहुत तेज होती है, वो खतरों को भांप जाते हैं। पीरे कामिल कौन होता है? डॉक्टर साहब कुछ देर खामोश रहे। उन्होंने फिर अपना सवाल दोहराया, पीरे कामिल कौन हो सकता है? सालार उलझन आमेज अंदाज में डॉक्टर सिब्त अली के चेहरे को देखने लगा। क्या डॉक्टर सिब्त अली के अलावा कोई और पीरे कामिल हो सकता था? अगर वो नहीं थे तो फिर कौन था? और कौन हो सकता है? वहां बैठे हुए लोगों के दिलो दिमाग में एक ही गूंज थी। डॉक्टर सिब्त अली एक एक का चेहरा देख रहे थे, फिर उनके चेहरे की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता माधूम हो गई। पीरे कामिल में कामिलियत होती है। कामिलियत उन तमाम चीजों का मजमुआ होती है जो आप कह रहे थे। पीरे कामिल वो शख्स होता है जो दिल से अल्लाह की इबादत करता है, नेक और पारसा होता है, उसकी हर दुआ कबूल होती है, इस हद तक जिस हद तक अल्लाह चाहे। उसके अल्फाज में तासीर भी होती है, वो लोगों को हिदायत भी देता है, मगर उसे इल्हाम नहीं होता, उसे विजदान होता है। वही उतरती है उस पर, और वही किसी आम इंसान पर नहीं उतरती, सिर्फ पैगंबर पर उतरती है। 1,24,000 पैगंबरों में से हर पैगंबर कामिल था, मगर पीरे कामिल वो है जिस पर नबूवत का सिलसिला खत्म कर दिया जाता है। हर इंसान को जिंदगी में कभी न कभी पीरे कामिल की जरूरत पड़ती है। कभी न कभी इंसानी जिंदगी उस मोड़ पर आकर जरूर खड़ी हो जाती है जब ये लगता है कि हमारे लबों
और दिलों से निकलने वाली दुआएं बेअसर हो गई हैं। हमारे सजदे, हमारे फैले हुए हाथ रहमतों और नेमतों को अपनी तरफ मोड़ नहीं पा रहे। यूं लगता है जैसे कोई ताल्लुक था जो टूट गया है। फिर आदमी का दिल चाहता है अब उसके लिए कोई और हाथ उठाए, किसी और के लब उसकी दुआ अल्लाह तक पहुंचाए, कोई और अल्लाह के सामने उसके लिए गिड़गिड़ाए। कोई ऐसा शख्स जिसकी दुआएं कबूल होती हों, जिसके लबों से निकलने वाली इल्तिजाएं उसके अपने लफ्ज़ों की तरह वापस ना मोड़ दी जाती हों। फिर इंसान पीरे कामिल की तलाश शुरू करता है, भागता फिरता है दुनिया में किसी ऐसे शख्स के लिए जो कामिलियत की किसी न किसी सीढ़ी पर खड़ा है। पीरे कामिल की ये तलाश इंसानी जिंदगी के इर्तिका से अब तक जारी है। ये तलाश वो ख्वाहिश है जो अल्लाह खुद इंसान के दिल में पैदा करता है। इंसान के दिल में ये ख्वाहिश, ये तलाश ना उतारी जाती तो वो पैगंबरों पर कभी यकीन ना लाता, कभी उनकी पैरवी और अताअत करने की कोशिश ना करता। पीरे कामिल की ये तलाश ही इंसान को हर जमाने में उतारे जाने वाले पैगंबरों की तरफ ले जाती रही। फिर पैगंबरों की मबऊसियत का ये सिलसिला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़त्म कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और पीरे कामिल की गुंजाइश नहीं रखी गई। कौन है जिसे अब या आइंदा आने वाले ज़माने में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई मकाम दिया जाए? कौन है जिसे आज या आइंदा आने वाले ज़माने में किसी शख्स के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कामलियत दी जाएगी? कौन है जो आज या आइंदा आने वाले ज़माने में किसी शख्स के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर शफाअत का दावा कर सके? जामिद और मुस्तकिल खामोशी की सूरत में आने वाला नफ़ी में ये जवाब हमसे सिर्फ एक सवाल करता है। पीरे कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर हम दुनिया में और किस वजूद को खोजने निकल खड़े हुए हैं? पीरे कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैत शुदा होते हुए हमें दूसरे किसी शख्स की बैत की ज़रूरत रह गई है? पीरे कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने के बजाय हमें दूसरा कौन सा रास्ता अपनी तरफ खींच रहा है? क्या मुसलमानों के लिए एक अल्लाह, एक कुरान, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत काफ़ी नहीं? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी किताब के अलावा और कौन सा शख्स, कौन सा कलाम है जो हमें दुनिया और आखिरत की तकलीफ़ों से बचा सकेगा, जो हमारी दुआओं को कबूलियत बख्शे, जो हम पर नेमतें और रहमतें नाजिल कर सके? कोई पीरे कामिल का फ़िरका बता सकता है? नहीं बता सकता। डॉक्टर सिब्त अली कह रहे थे वो सिर्फ मुसलमान थे, वो मुसलमान जो ये यकीन रखते थे कि अगर वो सिरात मुस्तकीम पर चलेंगे तो वो जन्नत में जाएंगे, उस रास्ते से हटेंगे तो अल्लाह के अजाब का निशाना बनेंगे। और सिरात मुस्तकीम वो रास्ता है जो अल्लाह अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कुरान पाक में बताता है, साफ, दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में। वो काम करें जिसका हुक्म अल्लाह अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए देता है, और उस काम से रुक जाएं जिससे मना किया जाता है। अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान किसी बात में कोई इबाहम नहीं रखते। कुरान को खोलिए, अगर उसमें कहीं दो टोक और गैर मुबहम अल्फाज में किसी दूसरे पीरे कामिल या पैगंबर का जिक्र मिले तो उसे तलाश करते रहिए, और अगर ऐसा कुछ नज़र नहीं आता तो फिर सिर्फ खौफ खाइए कि आप अपने पीरों को किस दलदल में लिए जा रहे हैं, अपनी 50-60 साल ज़िंदगी को किस तरह अपनी अबदी ज़िंदगी को तबाही के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह खसारे का सौदा कर रहे हैं। हिदायत की तलाश है, कुरान खोलिए। क्या है वो जो आपको नहीं बता देता? वो आपको मासूम, अनजान और बेखबर नहीं रहने देता। आपका असल आपके मुंह पर दे मारता है। क्या अल्लाह इंसान को
नहीं जानता होगा? उस मखलूक को जो उसकी अरबों खरबों तख्लीकात में से एक है। दुआ कबूल नहीं होती तो आसरे और वसीले तलाश करने के बजाय सिर्फ हाथ उठा लीजिए, अल्लाह से खुद मांगे, दे दे तो शुक्र करें और ना दे तो सब्र, मगर हाथ आप खुद ही उठाएं। जिंदगी का करीना और सलीका नहीं आ रहा तो उसवाए हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले जाएं, सब कुछ मिल जाएगा आपको। एहतराम हर एक का करें, हर वली का, हर मोमिन का, हर बुजुर्ग का, हर शहीद का, हर सालेह का, हर पारसा का, मगर अपनी जिंदगियों में हिदायत और रहनुमाई सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लें, क्योंकि उन्होंने आप तक अपने ज़ाती अहकामात नहीं पहुंचाए। जो कुछ बताया वो अल्लाह का नाजिल करता है। डॉक्टर सिब्त अली कौन है, क्या है, कौन जानता है उसे? आपके अलावा चंद सौ लोग, चंद हजार लोग, मगर जिस पीरे कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूं, उन्हें तो 1 अरब के करीब लोग अपना रूहानी पेशवा मानते हैं। मैं तो वही कुछ कहता दोहराता फिर रहा हूं जो 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं। क्या नई बात कही मैंने? डॉक्टर सिब्त अली खामोश हो गए। कमरे में मौजूद हर शख्स पहले ही खामोश था। उन्होंने वहां बैठे हर शख्स को जैसे आईना दिखा दिया था, और आईने में नजर आने वाला अक्स किसी को हू ला रहा था, किसी को लर्जा रहा था। वहां से बाहर आकर सालार बहुत देर तक अपनी गाड़ी की सीट पर चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों पर बंधी आखिरी पट्टी भी खोल दी गई थी। कई साल पहले जब इमामा हाशिम सोचे समझे बगैर घर से निकल पड़ी थी तो वो उस लगन को समझ नहीं पाया था। उसके नज़दीक वो हिमाकत थी। बाद में उसने अपने ख्यालात में तरमीम कर ली थी। उसे यकीन आ गया था कि कोई भी वाकई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस हद तक गिरफ्तार हो सकता है कि सब कुछ छोड़ दे। उसने इस्लाम के बारे में जानना शुरू किया तो उसे पता चला सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इसी तरह की कुर्बानियाँ दिया करते थे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक अनगिनत लोग थे और हर ज़माने में थे। और सालार सिकंदर ने इकरार कर लिया था कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इतनी ताकत थी कि वो किसी को भी छोड़ने पर मजबूर कर देती। उसने कभी उस मोहब्बत का तज़किया करने की कोशिश नहीं की थी। वो आज वहां बैठा पहली बार ये काम कर रहा था। ये सिर्फ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं थी जिसने उमामा हाशिम को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। वो सिराते मुस्तकीम को देखकर उस तरफ चली गई थी, उस सिराते मुस्तकीम की तरफ जिसे वो किसी ज़माने में अंधों की तरह ढूंढता फिरता था। वो सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उसी सिराते मुस्तकीम की तरफ जाते थे। इमामा हाशिम ने कई साल पहले पीरे कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लिया था। वो बेखौफी उसी हिदायत और रहनुमाई की अता करता थी जो उसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मिली थी। वो आज तक पीरे कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद शनाख्त नहीं कर पाया था और इमामा हाशिम ने हर काम खुद किया था। शनाख्त से इताअत तक उसको सालार सिकंदर की तरह दूसरों के कंधों की जरूरत नहीं पड़ी। सालार सिकंदर ने पिछले 8 सालों में इमामा हाशिम के लिए हर जज्बा महसूस किया था। हिकारत, तज़हीक, पछतावा, नफरत, मोहब्बत, सब कुछ। मगर आज वहां बैठे पहली बार उसे इमामा हाशिम से हसद हो रहा था। थी क्या वो? एक औरत, जरा सी औरत, आसमान की हूर नहीं थी। सालार सिकंदर जैसे आदमी के सामने क्या औकात थी उसकी? क्या मेरे जैसा IQ था उसका? क्या मेरे जैसी कामयाबियां थीं उसकी? क्या मेरे जैसा काम कर सकती थी वो? क्या मेरे जैसा नाम कमा सकती थी वो? कुछ नहीं थी वो। और उसको सब कुछ प्लेट में रख कर दिया। और मैं, जिसका IQ लेवल 150 प्लस है, मुझे सामने की चीजें देखने के काबिल नहीं रखा।
वो अब आंखों में नमी लिए अंधेरे में मिड स्क्रीन से बाहर देखते हुए बड़बड़ा रहा था। मुझे बस इस काबिल कर दिया कि मैं बाहर निकलूं और दुनिया पता कर लूं, वो दुनिया जिसकी कोई वक़्त ही नहीं है। और वो रुक गया और उसे इमामा पर गुस्सा आ रहा था। 8 साल पहले का वक्त होता तो वो उसे बिच कहता, तब इमामा पर गुस्सा आने पर यही कहा करता था, मगर 8 साल बाद आज वो ज़बान पर उसके लिए गाली नहीं ला सकता था। वह इमामा हाशिम के लिए कोई बुरा लफ्ज़ निकालने की जुर्रत नहीं कर सकता था। सिराते मुस्तकीम पर खुद से बहुत आगे खड़ी उस औरत के लिए कौन ज़बान से बुरा लफ्ज़ निकाल सकता था। अपने ग्लासेस उतार कर उसने अपनी आंखें मसली। उसके अंदाज में शिकस्त खोर्दगी थी। पीर कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिराते मुस्तकीम 8 साल लगे थे, मगर तलाश खत्म हो गई थी। जवाब मिल चुका था। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। रिम्श आज खास तौर पर तैयार होकर आई थी। वो खुश थी और कोई भी उसके चेहरे से उसकी खुशी का अंदाजा लगा सकता था। सालार भी। वेटर से मेन्यू कार्ड लेकर सालार ने बंद करके टेबल पर रख दिया। रिम्शा ने हैरानी से उसे देखा। वो अपना कार्ड खोले हुए थी। लंच मेरी तरफ से है, मगर मेन्यू आप तय करें, सालार ने मध्यम मुस्कुराहट के साथ कहा। ओके। रिम्शा बेख्तियार मुस्कुराई। फिर वो मेन्यू कार्ड पर नजर दौड़ाने लगी और सालार कुर्ब जवार में। रिम्शा ने वेटर को कुछ डिशेस नोट करवाई। जब वेटर चला गया तो उसने सालार से कहा, तुम्हारी तरफ से लंच, ये दावत बड़ा अच्छा सरप्राइज है मेरे लिए। पहले तो तुमने कभी ऐसी दावत नहीं दी, बल्कि मेरी दावत भी रद्द करते रहे। हाँ, लेकिन अब हम दोनों के लिए कुछ बातें करना जरूरी हो गया था। मुझे इसीलिए तुम्हें यहां बुलाना पड़ा, सालार ने कहा। रिम्शा ने गहरी नजरों से उसे देखा। कुछ बातें? कौन सी बातें? पहले लंच कर लें, उसके बाद करेंगे, सालार ने उसे टालते हुए कहा। मगर लंच आने और खाने में काफी वक्त लगेगा। क्या ये बेहतर नहीं है कि हम वो बातें अभी कर लें? रिम्शा ने कदरे बेताबी से कहा। नहीं, ये बेहतर नहीं है, लंच के बाद, सालार ने मुस्कुराते हुए मगर हतमी अंदाज में कहा। रिम्शा ने इस बार इसार नहीं किया। वो दोनों हल्की फुल्की गुफ्तगू करने लगे। फिर लंच आ गया और वो दोनों लंच में मसरूफ हो गए। लंच से फारिग होने में तकरीबन पौन घंटा लगा। फिर सालार ने वेटर से कॉफ़ी मंगवाई। मेरा ख्याल है अब बात शुरू करनी चाहिए, रिम्शा ने कॉफ़ी का पहला घूंट लेते हुए कहा। सालार अब बहुत संजीदा नजर आ रहा था। वो सर झुकाए अपनी कॉफ़ी में चम्मच चिल्ला रहा था। रिम्शा की बात पर उसने सर उठाकर उसे देखा। मैं तुमसे उस कार्ड के बारे में बात करना चाहता हूं जो तुमने 2 दिन पहले मुझे भेजा है। रिम्शा का चेहरा कदरे सुर्ख हो गया। 2 दिन पहले? 2 दिन पहले जब वो शाम को अपने फ्लैट पर पहुंचा तो वहां एक कार्ड और बुके उसका मुंतजिर था। वो 1 हफ्ता हांगकांग में बैंक के किसी काम के लिए रहा था और उसी शाम वापस आया था। कार्ड रिम्शा का भेजा हुआ था। तुम्हें दोबारा देखकर मुझे कितनी खुशी होगी, इसका इजहार नामुमकिन है। सालार कार्ड पर लिखे पैगाम पढ़कर चंद लम्हों के लिए साकित रह गया। उसके बदतरीन खदशात दुरुस्त साबित हुए। रिम्शा उसके लिए अपने एहसासात का इजहार कर रही थी। सालार ने अगले 2 दिन उस कार्ड के बारे में रिम्शा से कोई तज़किरा नहीं किया, लेकिन उसने वीकेंड पर उसे लंच की दावत दे डाली। रिम्शा के साथ अब उन तमाम बातों को क्लियर करना जरूरी हो गया था। तुम्हें कार्ड बुरा लगा? रिम्शा ने कहा। नहीं, पैगाम। रिम्शा कुछ शर्मिंदा हो गई। आई एम सॉरी, मगर मैं सिर्फ, सालार, मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। सालार ने कॉफी का एक घूंट लिया। तुम मुझे अच्छे लगते हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, रिम्शा ने चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद कहा। हो सकता है ये प्रपोजल तुम्हें अजीब लगे, लेकिन मैं बहुत अरसे से इस सिलसिले में तुमसे बात करना चाह रही थी। मैं तुमसे फ्लर्ट नहीं कर रही हूं। जो कुछ कार्ड में मैंने लिखा है, मैं वाकई तुम्हारे लिए वही जज्बात रखती हूं। सालार ने उसे बात मुकम्मल करने दी। अब वो कॉफी का कप नीचे रख रहा था। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। जब वो खामोश हो गई तो उसने 2 टोक अंदाज में कहा। क्यों? क्या इस सवाल का जवाब जरूरी है? सालार ने कहा। नहीं, जरूरी नहीं है,
मगर बताने में क्या हर्ज है? तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? सालार ने जवाबन पूछा। क्योंकि तुम मुख्तलिफ हो। सालार एक गहरी सांस लेकर रह गया। आम मर्दों जैसे नहीं हो, वकार है तुम में, कल्चर्ड और ग्रूम्ड हो। मैं ऐसा नहीं हूं, साबित करो, रिमशा ने चैलेंज किया। कर सकता हूं मगर नहीं करूंगा, उसने कॉफी का कप दोबारा उठाते हुए कहा। हर मर्द सालार सिकंदर से बेहतर है। किस लिहाज से? हर लिहाज से। मैं नहीं मानती। तुम्हारे ना मानने से हकीकत नहीं बदलेगी। मैं तुम्हें जानती हूं, 1.5 साल से तुम्हारे साथ काम कर रही हूं। मर्दों के बारे में इतनी जल्दी किसी राय पर पहुंचना मुनासिब नहीं होता। तुम्हारी कोई बात तुम्हारे बारे में मेरी राय को तब्दील नहीं कर सकती। रिमशा अब भी अपनी बात पर कायम थी। तुम जिस फैमिली से ताल्लुक रखती हो, जिस सोसाइटी में मूव करती हो, वहां तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छे मर्द मिल सकते हैं। तुम मुझसे सिर्फ अपनी बात करो। रिमशा, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं, उसने बिला आखिर कह दिया। इस सारी गुफ्तगू में पहली बार रिमशा की रंगत जर्द पड़ी। तुमने कभी नहीं बताया। सालार आहिस्ता से मुस्कुराया। हमारे दरमियान इतनी बेतकल्लुफी तो कभी नहीं रही। तुम मुझसे शादी कर रहे हो? दोनों के दरमियान इस बार खामोशी का एक तवील वक्त आया। हो सकता है कुछ मुश्किलात की वजह से मेरी वहां शादी ना हो सके, सालार ने कहा। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं सकी। तुम किससे मोहब्बत कर रहे हो, ये जानते हुए कि वहां तुम्हारी शादी नहीं हो सकती? हाँ, कुछ ऐसा ही है। सालार, तुम इतने जज्बाती तो नहीं हो। एक प्रैक्टिकल आदमी हो। एक प्रैक्टिकल आदमी होकर तुम किस तरह की अजीब बात कर रहे हो? रिमशा इस्तेहज़ाई अंदाज में हंस दी। फर्ज करो कि वहां तुम्हारी शादी नहीं हुई तो फिर क्या तुम शादी नहीं करोगे? नहीं। रिमशा ने नफी में सर हिलाया। आई कांट बिलीव इट। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मगर ऐसा ही है। मैंने अगर शादी का सोचा भी तो 10-15 साल बाद ही सोचूंगा, और 10-15 साल तक जरूरी नहीं कि मैं जिंदा रहूं। उसने बेहद खुश्क लहजे में कहते हुए वेटर को हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया। मैं चाहता हूं रिमशा कि आज की इस गुफ्तगू के बाद हम दोनों के दरमियान दोबारा कोई ऐसा मसला पैदा ना हो। हम अच्छे कुलीग हैं। मैं चाहता हूं कि ये ताल्लुक ऐसे ही रहे। मेरे लिए अपना वक्त ज़ाया मत करो। मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रही हो। वेटर करीब आ गया। सालार उसका लाया हुआ बिल अदा करने लगा। रिमशा सालार का चेहरा देखती रही। वो अब किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। सालार उस रोज किसी काम से लंच ब्रेक के बाद ऑफिस से निकल आया। रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैफिक का अज़्दहाम देखकर उसने दूर से ही गाड़ी मोड़ ली। वो उस वक्त किसी ट्रैफिक जाम में फंसकर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। गाड़ी को पीछे मोड़कर उसने एक दूसरी सड़क पर यू टर्न ले लिया। वो सड़क पर थोड़ा ही आगे गया था जब उसने सड़क के किनारे फुटपाथ पर एक बूढ़ी खातून को बैठे देखा। वो एक हाई रोड थी और उस वक्त बिल्कुल सुनसान थी। खातून अपने लिबास और चेहरे से किसी बहुत अच्छे घराने की नजर आ रही थी। उसके हाथ में सोने की कुछ चूड़ियां भी नजर आ रही थी, और सालार को खदशा हुआ कि उस अकेली सड़क पर वो किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। उसने गाड़ी उनके करीब ले जाकर रोक दी। खातून की सफेद रंगत उस वक्त सुर्ख थी और सांस फूला हुआ था, और शायद वो अपना सांस ठीक करने के लिए सड़क किनारे बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या मसला है? आप यहां क्यों बैठी हैं? सालार ने अपने सन ग्लासेस उतारकर खिड़की से सर निकालकर पूछा। बेटा, मुझे रक्षा नहीं मिल रहा। सालार उनकी बात पर हैरान हुआ। वो मेन रोड नहीं थी, एक रिहायशी इलाके की हाई रोड थी, और वहां रक्षा मिलने का इम्कान नहीं था। अम्मा जी, यहां से तो आपको रक्षा मिल भी नहीं सकता। आपको कहां जाना है? उस खातून ने अंदरूनी शहर के एक इलाके का नाम बताया। सालार के लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं था कि वो उन्हें वहां छोड़ आता। आप मेरे साथ आ जाएं, मैं आपको मेन रोड पर छोड़ देता हूं, वहां से आपको रक्षा मिल जाएगा। सालार ने पिछले दरवाजे का लॉक खोला और फिर अपनी सीट से उतर गया, मगर अम्मा जी उसे खासे मुताम्मिल नजर आई। वो उन अंदेशों को भांप गया। अम्मा जी, डरने की जरूरत नहीं है, मैं शरीफ आदमी हूं, आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।
मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूं, क्योंकि इस सड़क से तो आपको रक्षा मिलेगा नहीं और इस वक्त सड़क सुनसान है। आपने जेवर पहना हुआ है, कोई नुकसान पहुंचा सकता है आपको। सालार ने नरमी से उनके अंदेशों को दूर करने की कोशिश की। खातून ने अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए अपनी चूड़ियों को देखा और फिर सालार से कहा, लो, ये सारा जेवर तो नकली है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर कोई भी गलतफहमी का शिकार हो सकता है। कोई आपसे ये थोड़ी पूछेगा कि जेवर असली है या नकली। सालार ने उनका झूठ का पर्दा रखते हुए कहा। वो अब सोच में पड़ गई। सालार को देर हो रही थी। ठीक है अम्मा जी, अगर आप मुनासिब नहीं। उसने वापस अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए तो अम्मा जी फौरन बोल उठी, नहीं नहीं, मैं चलती हूं तुम्हारे साथ। पहले ही टांगें टूट रही हैं चल चल के। वो टांगों पर जोर देते हुए उठने की कोशिश करने लगी। सालार ने उनका बाजू पकड़कर उन्हें उठाया। पिछली सीट का दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर बिठा दिया। हाई रोड को तेजी से क्रॉस करके वो मेन रोड पर आ गया। अब वो किसी खाली रक्शे की तलाश में था, मगर उसे रक्षा नजर नहीं आया। वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाते हुए किसी खाली रक्शे की तलाश में ट्रैफिक पर नजरें दौड़ाने लगा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सालार। सलार? उन्होंने जैसे तस्दीक चाही। वो बेइख्तियार मुस्कुराया। जिंदगी में पहली बार अपने नाम को बिगड़ते सुना था। तस्दीक का कोई फायदा नहीं था। वो पंजाबी खातून थी, उससे बमुश्किल उर्दू में बात कर रही थी। जी, सालार ने तस्दीक की। ये क्या नाम हुआ, मतलब क्या है उसका? उन्होंने एकदम दिलचस्पी ली। सालार ने उन्हें अपने नाम का मतलब इस बार पंजाबी में समझाया। अम्मा जी को उसके पंजाबी बोलने पर खासी खुशी हुई और अब वो पंजाबी में गुफ्तगू करने लगी। सालार के नाम का मतलब पूछने के बाद उन्होंने कहा, मेरी बड़ी बहू के यहाँ बेटा हुआ है। वह हैरान हुआ, उसे तवक्को नहीं थी कि नाम का मतलब जानने के बाद उनका अगला जुमला ये होगा, जी मुबारक हो। फौरी तौर पर उसे यही सूझा, खैर मुबारक। उन्होंने खासी मुसरत से उसकी मुबारकबाद वसूल की। मेरी बहू का फोन आया था, पूछ रही थी कि अम्मी आप नाम बताएं, मैं तुम्हारा नाम दे दूं? उसने बैक व्यू मिरर से कुछ हैरान होकर उन्हें देखा। दे दें, चलो ये मसला तो हल हुआ। अम्मा जी अब इत्मीनान से ऐनक उतार कर अपनी बड़ी सी चादर के पल्लू से उसके शीशे साफ करने लगी। सालार को अभी तक कोई रक्षा नजर नहीं आया था। उम्र कितनी है तुम्हारी? उन्होंने गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ा जहां से तोड़ा था। 30 साल। शादीशुदा हो? सालार सोच में पड़ गया। वो हां कहना चाहता था, मगर उसका ख्याल था कि हां की सूरत में सवालात का सिलसिला मजीद दराज हो जाएगा, इसलिए बेहतर यही था कि इनकार कर दे। और उसका यह अंदाजा उस दिन की सबसे फाश गलती साबित हुआ। नहीं, शादी क्यों नहीं की? बस ऐसे ही ख्याल नहीं आया, उसने झूठ बोला। अच्छा। कुछ देर खामोशी रही। सालार दुआएं करता रहा कि उसे रक्षा जल्दी मिल जाए। उसे देर हो रही थी। क्या करते हो तुम? मैं बैंक में काम करता हूं। क्या काम करते हो? सालार ने अपना ओहदा बताया। उसे अंदाजा था कि अम्मा जी के ऊपर से गुजरेगा, मगर वो उस वक्त हक्का बक्का रह गया जब उन्होंने बड़े इत्मीनान से कहा, यह अफसर होता है ना? वो बेइख्तियार हंसा। उससे ज्यादा अच्छी वजाहत कोई उसके काम की नहीं दे सकता था। जी अम्मा जी, अफसर होता है। वो महसूस हुआ। कितना पढ़े हो तुम? 16 जमातें। इस बार सालार ने अम्मा जी का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए अपनी तालीम को आसान लफ्जों में पेश किया। अम्मा जी का जवाब इस बार भी हैरान कुन था। यह क्या बात हुई 16 जमातें? MBA किया है या MA इकोनॉमिक्स? सालार ने बेइख्तियार पलटकर अम्मा जी को देखा। वो अपनी ऐनक के शीशों से उसे घूर रही थी। अम्मा जी, आपको पता है MBA क्या होता है या MA इकोनॉमिक्स क्या होता है? वो वाकई हैरान था। लो, मुझे नहीं पता होगा। मेरे बड़े बेटे ने पहले MA इकोनॉमिक्स किया इधर पाकिस्तान से, फिर इंग्लैंड जाकर उसने MBA किया। वो भी बैंक में काम करता है, मगर उधर इंग्लैंड में। उसी का तो बेटा हुआ है। सालार ने गहरी सांस लेते हुए गर्दन वापस मोड़ ली। तो फिर तुमने बताया नहीं क्या? सालार को फौरी तौर पर याद नहीं आया कि उन्होंने क्या पूछा था। अपनी तालीम के बारे में। मैंने MBA किया है। कहाँ से? अमेरिका से। अच्छा, माँ बाप हैं तुम्हारे? जी। कितने बहन भाई हैं? सवालात का सिलसिला दराज होता जा रहा था। 5। सालार को कोई जाए फरार नजर नहीं आ रही थी। कितनी बहनें और कितने भाई? 1 बहन और 4 भाई।
शादियां कितनों की हुई हैं? मेरे अलावा सबकी। तुम सबसे छोटे हो? नहीं, चौथे नंबर पर हूं, एक भाई छोटा है। सालार को अब पहली बार अपने सोशल वर्क पर पछतावा होने लगा। उसकी भी शादी हो गई? जी। तो फिर तुमने शादी क्यों नहीं की? कोई मोहब्बत का चक्कर तो नहीं? इस बार सालार के पैरों के नीचे से हकीकत में जमीन खिसक गई। वो उनकी कयाफा शनासाई का कायल होने लगा। अम्मा जी, रक्षा नहीं मिल रहा, आप मुझे एड्रेस बता दें, मैं आपको खुद छोड़ाता हूं। सालार ने उनके सवाल का जवाब गोल कर दिया। देर तो उससे पहले ही हो चुकी थी और रक्षे का अभी भी कहीं नामो निशान नहीं था। वो उस बूढ़ी खातून को कहीं सड़क पर भी खड़ा नहीं कर सकता था। अम्मा जी ने उसे पता बता दिया। सालार की समझ में नहीं आया। एक चौक में खड़े ट्रैफिक कांस्टेबल को उसने वो पता दोहराकर मदद करने के लिए कहा। कांस्टेबल ने उसे इलाके का रास्ता समझाया। सालार ने दोबारा गाड़ी चलाना शुरू की। तो फिर तुमने मुझे बताया नहीं कि मोहब्बत का चक्कर तो नहीं था? सालार का दिल चाहा कि कहीं डूब कर मर जाए। वो खातून अभी तक अपना सवाल नहीं भूली थी, जबकि वो सिर्फ उस सवाल के जवाब से बचने के लिए उन्हें घर छोड़ने पर तैयार हुआ था। नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं, उसने इस बार संजीदगी से कहा। अल्हम्दुलिल्लाह। वो अम्मा जी की उस अल्हम्दुलिल्लाह का सियाक व सबाक समझ नहीं पाया था और उसने उसका तरद्दुद भी नहीं किया। अम्मा जी अब उसके माँ बाप के बारे में कुरेद कुरेद कर मालूमात हासिल करने की कोशिश फरमा रही थी। सालार वाकई मुसीबत में फंस गया था। सबसे बड़ी गड़बड़ उस वक्त हुई जब वो अम्मा जी के बताए हुए इलाके में पहुंचा और उसने अम्मा जी से मतलूबा गली की तरफ रहनुमाई करने की दरख्वास्त फरमाई। और अम्मा जी ने कमाल इत्मीनान से कहा, अब ये तो मुझे पता है कि इस इलाके में घर है, मगर पता मुझे मालूम नहीं। वो भौंचका रह गया। अम्मा जी, तो घर कैसे पहुंचाऊं मैं आपको? पते के बगैर इस इलाके में आपको कहां ड्रॉप करूं? वो अपने घर पर लिखा नंबर और नाम बताने लगी। नहीं अम्मा जी, मुझे आप गली का नाम बताएं। वो गली के नाम के बजाय निशानियां बताने लगी। हलवाई की एक दुकान है गली के कोने में, बहुत खुली गली है। परवेज साहब का घर भी वहीं है, जिनके बेटे ने जर्मनी में शादी की है पिछले हफ्ते। पहली बीवी उसकी उधर ही है, हमारे मोहल्ले में। शादी की इत्तला मिलने पर बेचारे ने रो रो कर मोहल्ला सर पर उठा लिया। वो निशानियां बताते बताते कहीं और निकल गई। सालार ने सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर दी। अम्मा जी, आपके शौहर का नाम क्या है? घर के बारे में और गली के बारे में कुछ तफसील से बताएं। इस तरह तो मैं कभी आपको घर नहीं पहुंचा सकूंगा। उसने तहम्मुल से काम लेते हुए कहा। मैं सईदा अम्मा के नाम से जानी जाती हूं। मियाँ तो बेचारे 10 साल पहले फौत हो चुके, उनको तो लोग भूल भाल गए। और गली का मैं तुम्हें बता रही हूं, बहुत बड़ी गली है। 3 दिन पहले गटर के 2 ढक्कन लगाए गए हैं, बिल्कुल नए, सीमेंट से जोड़ कर गए हैं। हर माह कोई ना कोई उतार कर ले जाता था, अब बेफिक्री हो गई है। सालार ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। अम्मा जी, क्या मैं कहकर लोगों से आपकी गली का पूछूं कि गटर के 2 नए ढक्कनों वाली गली? आप वहां किसी ऐसे शख्स का नाम बताएं जो लोग जानते हों, जो कदरे मारूफ हो। वो मुर्तजा साहब हैं, जिनके बेटे मुजफ्फर की टांग टूट गई थी कल सुबह। अम्मा जी, ये कोई तारुफ नहीं होता। वो उसकी बात पर बुरा मान गए। लो भला, अब क्या हर घर में टांग टूटती है किसी न किसी की? सालार चुपचाप गाड़ी से उतर गया। आसपास की दुकानों से उसने सईदा अम्मा के बताए हुए कवायद के मुताबिक गली तलाश करना शुरू की, मगर जल्द ही उसे पता चल गया कि उनकी निशानियों के साथ वो कम से कम आज की तारीख में घर नहीं ढूंढ सकता। वो मायूस होकर वापस लौटा। अम्मा जी, घर में फोन है आपके? गाड़ी के अंदर घुसते ही उसने पूछा। हाँ है। सालार ने सुकून का सांस लिया। उसका नंबर बताएं मुझे। सालार ने अपना मोबाइल निकालते हुए कहा, नंबर का तो मुझे नहीं पता। वो एक बार फिर धक से रह गया। फोन नंबर भी नहीं पता? उसने शदीद सदमे के आलम में कहा, बेटा, मैंने कौन सा कभी फोन किया है? मेरे बेटे खुद कर लेते हैं, रिश्तेदार भी खुद कर लेते हैं, या जरूरत हो तो बेटी फोन मिला देती है। उधर मॉडल टाउन में किसके पास गई थी? सालार को एकदम ख्याल आया, उधर कुछ रिश्तेदार हैं मेरे, पोते की मिठाई देने गई थी, उन्होंने फखरिया बताया। सालार ने सुकून का सांस लेते हुए गाड़ी स्टार्ट की। ठीक है, उधर ही चलते हैं, वहां का पता बताएं।
पता तो मुझे नहीं पता। सालार इस बार सदमे से कुछ देर के लिए बोल ना सका। तो फिर गई कैसे थी आप? बेटा, असल में जहां जाना हो हमसाए के बच्चे छोड़ आते हैं, उन्हीं को घर का पता है। पिछले 10 साल से मुझे वही लेकर जा रहे हैं। वो छोड़ आते हैं और फिर वहां से बिलाल वगैरह वापस छोड़ जाते हैं। असल में ये बिलाल वगैरह भी पहले मेरे ही मोहल्ले में रहते थे। यही कोई 10-12 साल पहले उधर गए हैं, इसलिए मेरे पूरे मोहल्ले को उनके घर का पता है। सालार ने कुछ नहीं कहा। उसे अब उम्मीद थी कि जहां से उसने खातून को पिक किया है, बिलाल वगैरह का घर वहीं कहीं होगा। सईदा अम्मा की गुफ्तगू जारी थी। आज तो ऐसा हुआ कि बिलाल के घर पर कोई था ही नहीं, सिर्फ मुलाजमा थी। मैं कुछ देर बैठी रही, फिर भी वो लोग नहीं आए तो मैंने सोचा खुद घर चली जाऊं, और फिर माशाल्लाह तुम मिल गए। अम्मा जी, आप रक्षे वाले को क्या बताती? वही जो तुम्हें बताया है। मैं उनकी जहानत पर बाग हो गया। इससे पहले कभी आप इस तरह पता बताकर घर पहुंची हैं? उसने कदरे अफसोस भरे लहजे में गाड़ी रिवर्स करते हुए पूछा। ना, कभी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। सईदा अम्मा का इत्मीनान काबिले रश्क था। सालार मजीद कुछ कहे बगैर गाड़ी सड़क पर ले आया। अब तुम कहां जा रहे हो? सईदा अम्मा ज्यादा देर चुप नहीं रह सकी। जहां से मैंने आपको लिया था घर उसी सड़क पर होगा। आपने कोई यू टर्न तो नहीं लिया था? सालार ने बैक व्यू मिरर से उन्हें देखते हुए पूछा। नहीं, मैंने नहीं लिया था, सईदा अम्मा ने कदरे उलझे हुए अंदाज में कहा। सालार ने उनके लहजे पर गौर नहीं किया। उसने इत्मीनान की सांस ली। इसका मतलब था कि घर उस सड़क पर ही कहीं था और गलियों के निस्बत कॉलोनी में घर तलाश करना आसान था, वो भी उस सूरत में जब सिर्फ एक सड़क पर घर देखने थे। तुम सिगरेट पीते हो? खामोशी यकदम टूटी। वो गाड़ी ड्राइव करते करते चौंक गया। मैं? उसने बैक व्यू मिरर में देखा। सईदा अम्मा भी बैक व्यू मिरर में ही देख रही थी। नहीं, वो सवाल को समझ नहीं सका था। कोई और नशा वगैरह? वो इस बार सवाल से ज्यादा उनकी बेतकल्लुफी पर हैरान हुआ था। आप क्यों पूछ रही हैं? बस वैसे ही। अब इतना लंबा रास्ता मैं कैसे खामोश रहूंगी? उन्होंने अपनी मजबूरी बताई। आपको क्या लगता है मैं करता हूंगा कोई नशा? सालार ने जवाबन उनसे पूछा। नहीं, कहां, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूं। तो फिर नहीं करते? उनके अंदाज में इस बार सालार को महसूस किया। नहीं, उसने मुख्तसरन कहा। अब वो सिग्नल पर रुके हुए थे। कोई गर्लफ्रेंड है? सालार को लगा उसे सुनने में कोई गलती हुई है। उसने पलटकर सईदा अम्मा को देखते हुए पूछा। आपने क्या पूछा है? मैंने कहा कोई गर्लफ्रेंड है? सईदा अम्मा ने गर्लफ्रेंड पर जोर देते हुए कहा। सालार खिलखिलाकर हंस पड़ा। तो आपको पता है गर्लफ्रेंड क्या होती है? सईदा अम्मा उसके सवाल पर बुरा मान गई। क्यों भाई? 2 बेटे हैं मेरे, मुझे नहीं पता होगा कि गर्लफ्रेंड क्या होती है? जब उन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजा था तो कहकर भेजा था मेरे शौहर ने कि गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए, और फिर महीने में एक बार फोन आता था दोनों का। सिग्नल खुल गया। सालार मुस्कुराते हुए सीधा हो गया और एक्सीलेटर पर पांव दबा दिया। सईदा अम्मा ने बात जारी रखी। मैं दोनों से कहती थी कि कसम खाकर बताएं, उन्होंने कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बनाई जब तक शादियां नहीं हो गईं। हर बार फोन पर सबसे पहले दोनों कसम खाकर यही बताया करते थे मुझे, सलाम बाद में किया करते थे। वो फखरी अंदाज में बताती जा रही थी। बड़े ताबेदार बच्चे हैं मेरे, दोनों ने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। आपने अपनी पसंद से दोनों की कहीं शादियां की हैं? सालार ने पूछा। नहीं, दोनों ने उधर ही अपनी पसंद की शादियां की हैं, उन्होंने सादगी से कहा। सालार के हलक से बेइख्तियार कहकहा निकला। क्या हुआ? सईदा अम्मा ने संजीदगी से पूछा। कुछ नहीं। आपकी बहुएं अंग्रेज हैं? नहीं, पाकिस्तानी हैं, मगर वहीं रहती हैं। मेरे बेटों के साथ काम करती थीं। मगर तुम हंसे क्यों? सईदा अम्मा ने अपना सवाल दोहराया। कोई खास बात नहीं। सईदा अम्मा कुछ देर खामोश रहीं, फिर उन्होंने कहा, तो तुमने बताया नहीं कि गर्लफ्रेंड? सालार ने बात काट दी। नहीं है सईदा अम्मा, गर्लफ्रेंड भी नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो एक बार फिर उस माशाल्लाह का सियाक व सबाक समझने में नाकाम रहा।
घर अपना है? नहीं, किराए का है। कोई मुलाजिम वगैरह है? मुस्तकिल तो नहीं है, मगर सफाई वगैरह के लिए मुलाजिम रखा हुआ है। और ये गाड़ी तो अपनी ही होगी? जी। और तनख्वाह कितनी है? सालार रवानी से जवाब देते हुए एक बार फिर चौंका। गुफ्तगू किस नौयत पर जा रही थी फौरी तौर पर उसको समझ नहीं आया। सईदा अम्मा, आप यहां अकेली क्यों रहती हैं? अपने बेटों के पास क्यों नहीं चली जाती? सालार ने मौजू बदला। हाँ, मेरा भी यही इरादा है। पहले तो मेरा दिल नहीं चाहता था, मगर अब ये सोचा है कि बेटी की शादी कर लूं तो फिर बाहर चली जाऊंगी। अकेले रहते रहते तंग आ गई हूं। सालार अब सड़क पर आ गया था जहां से उसने सईदा अम्मा को पिक किया था। मैंने आपको यहां से लिया था, आप बताएं उनमें से कौन सा घर है? सालार ने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता करते हुए दाएं तरफ से घरों पर नजर डाली। नंबर का नहीं पता, घर की तो पहचान होगी आपको। सईदा अम्मा बगौर घरों को देख रही थी। हाँ, घर की पहचान है। वो घर की निशानियां बताने लगी जो इतनी मुबहम थीं जितना उनके अपने घर का पता। वो सड़क के आखिरी सिरे पर पहुंच गए। सईदा अम्मा घर नहीं पहचान सकी। सालार बिलाल के वालिद का नाम पूछकर गाड़ी से नीचे उतर गया और बारी बारी दोनों अतराफ के घरों में सईदा अम्मा के बारे में पूछने लगा। आधे घंटे बाद वो सड़क पर मौजूद हर घर में जा चुका था। मतलूबा नाम के किसी आदमी का घर नहीं था वहां। आपको उनका नाम ठीक से याद है? वो थक हार कर सईदा अम्मा के पास आया। हाँ, लो भला, अब मुझे नाम भी नहीं पता होगा। सईदा अम्मा ने बुरा माना। लेकिन उस नाम के किसी आदमी का घर नहीं है, ना ही कोई आपके बारे में जानता है। सालार ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठते हुए कहा। हाँ, तो ये साथ वाली सड़क पर देख लो। सईदा अम्मा ने कुछ फासले पर एक और सड़क की तरफ इशारा किया। लेकिन सईदा अम्मा, आपने तो कहा था कि घर इसी सड़क पर है। सालार ने कहा। मैंने कब कहा था? वो मोतरिज हूं। मैंने आपसे पूछा था कि आपने यू टर्न नहीं लिया, आपने कहा नहीं। सालार ने उन्हें याद कराया। वो तो मैंने कहा था, मगर ये होता क्या है? सालार का दिल डूबा। टर्न? हाँ, यही। आप किसी और सड़क से तो मुड़कर यहां नहीं आई। लो, तो इस तरह कहो ना। सादिया अम्मा को तसल्ली हुई। मैं क्यों यहां बैठ गई थी? थक गई थी चल चल कर। और ये सड़क तो छोटी सी है, यहां मैं चलकर क्या थक सकती हूं? सालार ने गाड़ी स्टार्ट कर ली। वो दिन बहुत खराब था। किस सड़क से मुड़कर यहां आई थी आप? उसने सईदा अम्मा से कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ाई। मेरा ख्याल है वो पहली सड़क को देखते हुए उलझी। ये है, उन्होंने कहा। सालार को यकीन था वो सड़क नहीं होगी, मगर उसने गाड़ी उस सड़क पर मोड़ ली। ये तो तय था कि आज उसका सारा दिन इसी तरह जाया होना था। अगला 1-1.5 घंटा वो आसपास की मुख्तलिफ सड़कों पर सईदा अम्मा को लेकर फिरता रहा, मगर उसे कोई कामयाबी नहीं हुई। सईदा अम्मा को घर दूर से शनासा लगता। पास जाने पर वो कहना शुरू कर देती, ना 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 ना, ये नहीं है। वो बिलाखिर कॉलोनी में तलाश छोड़कर उन्हें वापस उसी मोहल्ले में ले आया जहां वो पहले उनका घर ढूंढ रहा था। मजीद 1 घंटा जाया करने के बाद जब वो थक कर गाड़ी में वापस आया तो शाम हो चुकी थी। सईदा अम्मा उसके बरक्स इत्मीनान से गाड़ी में बैठी थी। मिला? उन्होंने सालार के अंदर बैठते ही पूछा। नहीं, अब तो रात हो रही है, तलाश बेकार है। मैं पुलिस में रिपोर्ट करवा देता हूं आपकी बेटी या आपके मोहल्ले वाले आपके ना मिलने पर पुलिस से राब्ता करेंगे, फिर वो ले जाएंगे आपको। सालार ने एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करते हुए तजवीज पेश की। आमना बेचारी परेशान हो रही होगी। सईदा अम्मा को अपनी बेटी का ख्याल आया। सालार का दिल चाहा कि वो उनसे कहे कि उनकी बेटी से ज्यादा परेशान है, मगर वो खामोशी से ड्राइव करते हुए गाड़ी पुलिस स्टेशन ले आया। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद वो वहां से उठकर जाने लगा। सईदा अम्मा भी उठकर खड़ी हुई। आप बैठें, आप यहीं रहेंगी। सालार ने उनसे कहा। नहीं नहीं नहीं, हम इन्हें यहां नहीं रखेंगे, आप इन्हें साथ ले जाएं। हमने किसी से राब्ता किया तो हम इन्हें आपका पता दे देंगे, पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा। लेकिन मैं तो इन्हें आपके हवाले कर देना चाहता हूं। सालार मोतरस हुआ। देखें, बूढ़ी खातून है, अगर कोई राब्ता नहीं करता हमसे तो रात कहां रहेंगी ये? और अगर कुछ दिन और गुजर गए, पुलिस इंस्पेक्टर कहता गया।
सईदा अम्मा ने उसे बात मुकम्मल करने नहीं दी। नहीं, मुझे इधर नहीं रहना बेटा, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। मैं इधर कहां बैठूंगी आदमियों में। सालार ने उन्हें पहली बार घबराते हुए देखा। लेकिन मैं तो अकेला रहता हूं, वो कहते कहते रुक गया। फिर उसे फुरकान के घर का ख्याल आया। अच्छा ठीक है चलें, उसने गहरा सांस लेते हुए कहा। बाहर गाड़ी में आकर उसने मोबाइल फोन पर फुरकान से राब्ता कायम किया। वो उन्हें फुरकान के यहां ठहराना चाहता था। फुरकान अभी हॉस्पिटल ही में था। उसने मोबाइल पर सारी सूरत हाल उसे बताई। नौशीन तो गांव गई हुई है, फुरकान ने उसे बताया, मगर कोई मसला नहीं, मैं थोड़ी देर में आता हूं, उन्हें अपने फ्लैट पर ले जाऊंगा। वो कौन सी कोई नौजवान खातून है कि मसला हो जाएगा। तुम जरूरत से कुछ ज्यादा ही मोहतात हो रहे हो। नहीं, मैं उनके आराम के हवाले से कह रहा था, अकवर्ड ना लगे उन्हें। सालार ने कहा। नहीं लगता यार, पूछ लेना तुम उनसे, वरना फिर किसी साथ वाले फ्लैट में ठहरा देंगे, आलम साहब की फैमिली के साथ। अच्छा तुम आओ फिर देखते हैं, सालार ने मोबाइल बंद करते हुए कहा। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पास ही रह लूंगी, तुम मेरे बेटे के बराबर हो, मुझे एतमाद है तुम पर, सईदा अम्मा ने मुतमईन लहजे में कहा। सालार ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया।